तीर से दो निशाने की कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन क्या कोई एक तीर से 403 निशाने लगा सकता है? जी हां, हमारा इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर, जो आजकल अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। लेकिन उनकी बातें और ऐलान यूपी विधानसभा की 403 सीटों के लिए साफ सुनाई देती है। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और इसीलिए यही है आज हमारा मुद्दा कि बनारस तो बहाना है, उत्तर प्रदेश पर निशाना है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस में काफी एक्टिव थे जब नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, और अजय राय जी जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुझे विश्वास है कि आपने मुझे जो प्यार दिया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं ब्याज समेत ऋण चुकाऊंगा, ये मैं आपको वादा दोबारा करता हूं। वाराणसी के इसी कर्ज की पहली किश्त प्रधानमंत्री मोदी ने चुका दी। पीएम बनने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे मोदी ने बुनकरों को 150 करोड़ रुपए का तोहफा दे दिया। मैं आज यहाँ अपनों के बीच आया हूं, जिस बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। जमीन की लागत मैं न गिनूं तो भी आज बनारस को 150 करोड़ रुपयों का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। लेकिन इस ऐलान के बाद सबसे चौंकाने वाला ऐलान आया कैबिनेट के 2375 करोड़ रुपए के पैकेज का, जो पूर्वांचल के 16 जिलों के सहकारी बैंकों के लिए था। 2375 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते वक्त मोदी को इस बात की पूरी चिंता थी कि स्थानीय अखबारों ने मोदी के इस ऐलान को ठीक से छापा या नहीं। पिछले हफ्ते हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। मैं नहीं जानता हूं यहाँ के अखबारों में आया कि नहीं आया। तो पिछले सप्ताह भारत सरकार ने एक करीब 2375 करोड़ रुपए का पैकेज देना तय किया है, घोषित किया है। यानी मोदी आए थे वाराणसी के लिए, लेकिन अपने एक बयान से उन्होंने यूपी के 16 जिलों को तोहफे की खबर दे दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी के खजाने से निकला ये राहत पैकेज कश्मीर के बाढ़ राहत और हुदहुद तूफान को मिले 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज से भी बड़ा है। इसी से आप समझ लीजिए कि यूपी मोदी के लिए कितनी अहम है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये बताने में भी कोई चूक नहीं की कि वाराणसी के करीब बुनकरों के लिए बन रहे व्यापार सुविधा केंद्र के लिए यूपी सरकार ने मनचाही जमीन नहीं दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक जमीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। कुल मिलाकर मोदी ने वाराणसी से शुरुआत कर पूर्वांचल के रास्ते होते हुए यूपी की समाजवादी सरकार को निशाने पर ले लिया। जाहिर है समाजवादी पार्टी इस पर चुप कैसे रहती। गरिमा की बात तो तब होती जब वो पूरे उत्तर प्रदेश को अडॉप्ट कर लेते, और अगर उत्तर प्रदेश को नहीं तो कम से कम पूरे वाराणसी को ही अडॉप्ट कर लेते। यानी पीएम की जो यात्रा सिर्फ वाराणसी तक रहनी थी, वो पूरे यूपी के लिए अहम हो गई और राजनीति के गलियारों में भी गूंजने लगी। सबको मालूम है कि लोकसभा में यूपी का जलवा दिखाने के बाद अब बीजेपी के लिए यूपी विधानसभा कितना अहम है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी का दौरा चुनावी राजनीति के लिए था या फिर सिर्फ वाराणसी के विकास के लिए था। वाराणसी से रीमा पराशर और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सभी सक्रिय हैं, गहमा-गहमी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया है कि जहां पर बुनकरों के लिए उनको जमीन चाहिए, हम वहीं पर उनको जमीन देंगे। इस बीच नरेंद्र मोदी ने आज ये शुरू की बात हमने आपको दिखाई, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस तरह से अब चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को, उन्होंने कहा, उससे पहले अखिलेश कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं कि प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी, और आज भी मैंने कहा कि प्रदेश सरकार सहयोग करेगी हर केंद्र सरकार की योजना में। और मैं उदाहरण दे सकता हूं, पिछली सरकार जब 5 साल थी तो एम्स के लिए जगह मांगी गई थी रायबरेली में, जगह नहीं दी गई। समाजवादी सरकार आई तो हमने जगह दे दी। पहले वो लोग लालगंज में चाहते थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा लालगंज की जगह हमें रायबरेली में चाहिए।
तो रायबरेली में उत्तर प्रदेश की कीमती ज़मीन जो चीनी मिल की थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दी है केंद्र सरकार का, जिससे एम्स बन जाए। इसी तरह टाटा का ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते तो उसके लिए भी जगह दी, सैनिक स्कूल के लिए भी जगह दी। अगर विकास के लिए कोई बात है, सहयोग की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब जगह पसंद नहीं आई तो जगह अगर बदलना चाहें तो सुझाव भेज दें। अगर कोई जगह पसंद नहीं आए तो सुझाव हो कि ये जगह चाहिए तो हम जगह उसको भी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि जितना बुनकर का दुख अगर उनको भारतीय जनता पार्टी समझती है उससे कई गुना ज्यादा समाजवादी पार्टी समझती है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आने का डीजी साहब को भी थोड़ा सा गाइड किया है। 2004 में नेताजी ने आगरा में घोषणा की। नहीं, देखो लॉ एंड ऑर्डर पे हम आपका सहयोग चाहते हैं, इसलिए कि जिस दिन घटना हो उसको बढ़ा चढ़ा के तो दिखा देते हो आप हैं, लेकिन जब पकड़ी जाती है तो आपको बधाई नहीं, कम से कम खबर जनता को ये बता दो कि पुलिस ने पकड़ लिया। इसलिए पकड़ा नहीं पकड़ा। अरे रुक जाइए, अभी रुक जाओ। अच्छा एटीएम नहीं, इससे पहले जो बैंक में एक और डकैती हुई थी जिसमें आग लगा दी थी, आप बताइए कहाँ के निकले थे? मध्य प्रदेश के निकले थे। तो अखिलेश यादव ये बताते हुए कि जमीन के मामले में कम से कम कोई हम पर आरोप ना लगाए, जहां पर मांगा है मोदी जी ने हम वहीं पर जमीन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले यह भी कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाना है, यानी मुद्दे पर आ ही गए। सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछेंगे कि आप काशी के एमपी हो, क्या किया? तो अच्छा होगा ना? पक्का अच्छा होगा। क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहोगे? ये मुझे देखना पड़ेगा, आप बोलते तो है। लो, आपने आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तो हर हर मोदी के वहां पर जय जय मोदी के नारे लगते हुए, और इस बीच आपने सुना भी किस तरह से वहां पर अखिलेश यादव फौरन आ गए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इस तरह की सतर्कता इसलिए दिख रही है क्योंकि मोदी की लोकप्रियता से सभी खौफ खाए हुए हैं, यह साफ झलकता है। तो तब सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ हैं और अजय राय जी हमारे साथ हैं। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, कुछ हम आंकड़े दिखा रहे हैं, जरा उन आंकड़ों को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री का दर्द कहां पर सबसे ज्यादा है। कश्मीर बाढ़ राहत के लिए उन्होंने जो राशि दी है वो भी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हुदहुद जो तूफान आया उसके बाद जो दिक्कत हुई वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। लेकिन सबको पार करते हुए आंकड़ा पहुंचता है पूर्वांचल के सहकारी बैंकों को। 16 जिलों में ये कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनमें जान फूंकने के लिए वो लगभग दोगुना हुदहुद तूफान से और कई गुना ज्यादा आप देख रहे हैं कश्मीर बाढ़ से दे रहे हैं 2375 करोड़। अब जरा आपसे सवाल यह है रामेश्वर चौरसिया जी कि मन की बात रेडियो पर करते हैं प्रधानमंत्री, कहीं मन की बात उनकी ये तो नहीं है कि उनके लिए ये कोऑपरेटिव बैंक इसलिए जरूरी है क्योंकि अब उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार पर उनकी नजर साफ है? देखिए अंजना जी ने आप सही फरमाया कि वहाँ इतना दिया, वहाँ इतना दिया, यहाँ इतना दिया। हाँ। अंजना जी देखिए, कश्मीर में भी अनाउंस करते वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये मैं पहला किस्त दे रहा हूँ, जैसे पैसे खर्च होंगे जितनी जरूरत बाढ़ पीड़ितों के लिए होगी उतनी देंगे। हाँ। और मुझे सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के आह्वान पे वहाँ से बहुत, आप जानते हैं कि जहाँ भी विपदा आती है गुजरात के लोग, बाकी देश के लोग भी राहत सामग्री भेजते हैं। हुदहुद में भी इन्होंने वही कहा। लेकिन आपको मैं बता दूं अंजना जी, ये जो 16 जिले देख रहे हैं, हुदहुद के बाद मांग की गई थी 2000 करोड़ की। एक सेकंड चौरसिया साहब, हुदहुद के बाद मांग की गई थी 2000 करोड़ की, उन्होंने 1000 मुझे मालूम है, मैं बता देता हूं आपको। उमर अब्दुल्ला ने बहुत कहा 44,000 करोड़ चाहिए और वहां पर 1,500 के आसपास निकला। तो जरा समझना पड़ेगा ना कि ये रेशियो यहाँ पर क्यों इतना उफान मार रहा है। हाँ बिल्कुल, बात आपको मैं बता दूं। हाँ। हुदहुद का भी है ये। देखिए ये पैसे एक बार में खर्च नहीं हो जाते। वहां भी उन्होंने बोला कि हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, जितने पैसे खर्च होंगे जितनी जरूरत होगी देंगे। बाढ़ के बाद देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में कंस्ट्रक्शन पर लगता है, वो देर लगती है, वो जाएगा। ये जो आप 16 जिले बता रही है, बैंकों को पैसे दिए गए। आपको मालूम है ये 16 जिले का पॉपुलेशन करीब होता है 5 से 6 करोड़, हाँ। उससे भी ज्यादा है कहीं।
6 करोड़ के आसपास। हाँ। तो ये पैसे किसी बाढ़ राहत के लिए नहीं, ये तो वहां के लोगों को रोजगार तो मिले, कश्मीर की खर्च करें जनसंख्या और वहां की स्थिति अच्छी हो। कश्मीर की नहीं, जनसंख्या पर कश्मीर की जाएं। जनसंख्या कम है, उसमें बहस गांव नहीं के है। गांव, शहर के नहीं, शहर वो तो बसाने हैं जनसंख्या वहां बहुत तो, कम है। वहां तो गांव के गांव, शहर हाँ, के बिल्कुल, शहर बिल्कुल, बसाने तो हैं। उसके लिए हाँ बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं। तो उन्होंने तो बोला है कि पहला किस्त दे रहा हूं, जितनी जरूरत होगी केंद्र सरकार मदद करेगी। वो तो चलिए, ठीक केंद्र है। प्रदेश मिलकर करेंगे, ठीक है। उसमें कोई अजय राय विवाद नहीं होना जी, ठीक चाहिए। है अजय राय जी, जल्दी से आपके पास आते हुए ये कहा जा सकता है कि बनारस तो बहाना है, लेकिन दरअसल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मूड वहां पर भांपा है और जिस तरह से वो पहुंचे हैं, काफी वहां पर सक्रियता है इस सबको लेकर, तो अब तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस और दरकिनार हो रही है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि बनारस निश्चित तौर से कांग्रेस का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। ये पंडित कमलापति त्रिपाठी की धरती है, संपूर्णानंद जी की धरती है और कांग्रेस यहाँ मजबूत रही है और मजबूत रहेगी। अब मोदी की हो गई। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा और केवल भाषण नहीं, उनकी नहीं हो सकती कभी। काशी तो महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और ये बाबा विश्वनाथ के भक्तों के साथ रहेगी। ये तो क्षणिक आए हैं, केवल घोषणा कर रहे हैं, घोषणा से चीजें नहीं होंगी। उसको क्रियान्वयन करें, उसको मूर्त रूप से ले आवें, जमीन पर लाएं, तब जाकर कोई चीजें समझ में आएगी। और बनारस के लोग विकास चाहते हैं, विकास हो काशी का और काशी की तरह हो। वो क्वेटो की तरह नहीं चाहते हैं कि क्वेटो जैसे एक जापान का शहर गए और उन्होंने उस पर एक चिड़िया उड़ा दी कि क्वेटो बनेगा बनारस। काशी के लोग क्वेटो नहीं चाहते, काशी चाहते हैं और बनारस का विकास हो, ये प्रत्येक नागरिक चाहता है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। चलिए एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अब हमारे साथ सैयद आसिम वाकार साहब जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, वो भी जुड़ गए हैं और अनिला सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गई हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और सवाल को आगे लिए जाएंगे कि क्या जो जवाब दे रहे हैं रामेश्वर चौरसिया जी वो काफी है, दिखता नहीं है, साफ एक राजनीति दिखती नहीं है। बनारस तो बहाना है, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, ऐलान हुआ कोऑपरेटिव बैंक को फिर से जिंदा करने के लिए 2000 से भी ऊपर की रकम उन्होंने दी है और सवाल यही है कि अन्य जगहों पर इस तरह से पैसा नहीं बहा तो क्या पूर्वांचल पर नजर है, बिहार उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों पर नजर है। और अब हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, अखिलेश यादव भी बहुत सतर्क दिख रहे हैं। बीच में खबर आई कि उन्होंने जगह वहां पर नहीं दी है, जमीन नहीं दी है, तो फिर उन्होंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया कि मैं वहीं पर जमीन दे रहा हूं। आप लोग भी इतने डर गए मोदी जी से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप इल्जाम तराशी कर रही हैं समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री पर। और रही बात आपने जो कहा कि अखिलेश जी सतर्क नहीं, वो बहुत सिंसियर लीडर हैं। और जिस तरह से मैं देखता हूं टेलीविजन पे आप लोग बात करते हैं, इनसे डरने की जरूरत हमको नहीं है, बल्कि मोदी जी इतना डर गए हैं उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री के जो व्यक्तित्व है उससे, कि उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक प्रोपेगेंडा किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो देश की जनता के सामने आ रहा है। अच्छा। आप लोग जिस तरह से, मैं यहां बता दूं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और ये झूठ में सबसे आगे है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डर के नहीं, इनके झूठ का जवाब दिया है। एक सच्चे इंसान ने एक झूठे इंसान का जवाब दिया है कि देखो, अच्छा, तुम जो कह रहे हो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ना तो विकास में किसी से पीछे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात बताऊं, हुआ क्या, प्रोपोगेंडा का जवाब देना पड़ा उन्हें। आप लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं वहां पर। देखिए, जिसको ये प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि भारतीय जनता झूठ बोलती है, तो झूठ संसदीय शब्द नहीं है, सत्य बोला जाता है। इनको मैं बता दूं, इसका जवाब तो जनता दे चुकी है कि हमको 73 सीटें जिता दी। ये जो कहते रहे, जनता जो जनता का फैसला है वही मान्य होता है। दूसरी चीज है, मोदी जी ने मैंने ये बात जो इसलिए कही है प्रोपेगेंडा वाली बात, चौरसिया साहब, बहुत सम्मान के साथ, बहुत अदब से आपसे कहना चाहता हूं कि आज का दैनिक जागरण पढ़िए। आज के दैनिक जागरण में ये निकला, अरे आप पढ़िए ना, पेपर पढ़ते रहिए, आप लिखवाते रहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप जरा सुन लीजिए, आपका प्रोपेगेंडा बता रहा हूं आपको तो हम भी कि आप पहले कूड़ा फैलाते हैं और फिर आपके सतीश उपाध्याय जी जो हैं वो कूड़ा समिटवा के झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। एक फोटो कुछ दिन पहले चली थी माननीय प्रधानमंत्री, हरे पत्तियां, बिल्कुल ताजी पत्तियां पेड़ से तोड़ के सड़क पे डाली गई, फिर उनको झाड़ू लगाया गया। ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो और क्या है, आप बता दीजिए कि पहले कूड़ा लाया जाए, सड़क पे डाला जाए। सईद साहब, प्लीज आप बहस को भटकाइए मत, जो मुद्दा और जो सवाल आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। अजय जी, मैं ब्रेक के बाद फौरन आपके पास लौटूंगी और इस सवाल के साथ लौटूंगी कि क्या वाकई लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए थे उन्होंने बता दिया है
साफ बता दिया है कि मोदी के साथ खड़ा दिख रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती, और क्या ये कह देना सही रहेगा या फिर वाकई जो एक तिलिस्म उनका बना गया है उसी में आगे वो बढ़ रहे हैं।